चलिए स्टार्ट करें अपने अकाउंट्स। कल चल रहा था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जो सम कल सॉल्व किया था उसमें कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना हो। सेकंड वाला प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था उसमें डाउट, वापस ट्राई किया घर जाके आपने? कोई एंट्री नहीं समझ आई? लिखा एक बार घर जाके, टाइम नहीं मिला? लिखा? पूछना है कुछ? कोई एंट्री बोलो कौन सी? नहीं, सेकंड वाले सम में कुछ डाउट? और किसी का सेकंड वाला सम जो कल कराया था उसमें कुछ इशू, कुछ नहीं समझ आया? तो लिख के आए होगे तो ही आज का सम अभी समझ आएगा, क्योंकि आगे पहले मैं नया सम करा रहा हूँ। आपके जो बाकी के सम्स के डाउट्स मैं करवाऊंगा, लेकिन लास्ट में करवाता हूँ क्योंकि पहले मुझे सम कंप्लीट कराना है। ठीक है, सेकंड वाला सबका क्लियर है? जो बाकी आपको होमवर्क दिए थे वो एंड में रखते हैं स्लॉट उसका। पहले एक बार जो नए सम्स सॉल्व कराने हैं उसमें से एक दो क्वेश्चंस करा दो, थोड़ा कंटेंट कवर हो जाए, फिर ये डाउट सॉल्विंग भी दे देते हैं। चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है, मुदगल लिमिटेड करके है। 400 इक्विटी शेयर्स, 400 लाख इक्विटी शेयर्स मिला, ऐसा कुछ। दिसंबर 18 का क्वेश्चन है। पैटर्न सिमिलर है, डेटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। चलिए एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो बोला है 400 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक है, ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को। अमाउंट पेएबल किस तरीके से वो बोला हुआ है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए कॉल पे। प्रीमियम इंक्लूडेड है, आपको आइडिया लगी गया होगा, 2 रुपए प्रीमियम है इसमें। द इशू वॉज सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 2 1/4 टाइम्स। ये क्या चीज है? जो सब्सक्रिप्शन आया है वो कितने टाइम्स आया? 2 1/4 टाइम्स। तो कितने एप्लीकेशंस आए होंगे पता चलेगा। 400 लाख शेयर्स के सामने एप्लीकेशंस कितने आए होंगे पता चलेगा। तो यही नहीं समझ आया तो सम शुरू नहीं होगा। बोलो 200? नहीं, 400 लाख तो शेयर है। 2 1/4। कितने एप्लीकेशंस आए होंगे? 200 लाख कैसे आए हैं? क्या किया? 900 क्या करते थे? 2 और 1/4 पे क्या वो 2 और 4 काट दिया? ऐसे ये कौन सा मैथ्स पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ, 2 1/4 जैसा मिक्स फ्रैक्शन आता है क्या? कुछ मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है क्या होता है? हाँ बताओ। ऐसे बेइज्जती करवाए बिना नहीं मानते तुम लोग। हाँ, मेरी भी कराओगे कहीं जाके? हाँ, 2 1/4 कितना होता है? मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? 2 1/4 उन्होंने तो बेचारों ने सही लिखा है, ऐसे ही लिखेगा 2 1/4। क्लियर तो है, 2 1/4 टाइम्स, इतना तो क्लियरली लिखा है। तो ये इसको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करे तो कैसे कन्वर्ट होता है पता है? ये 2 और 4 काट देना था, मल्टीप्लाई होता है। 8 + 1 हो जाता है, फिर कितना आएगा? 9/4 आएगा। ये करना है आपको इंटू 400। ठीक है, 400 लाख शेयर्स है ना, 2 1/4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया, मतलब 2.25 टाइम्स। 2 1/4 मतलब 2.25 हो गया ना, तो कितना हो गया? तो जो एप्लीकेशन आया ना वो 900 लाख आए। देखो यही सम खत्म हो जाता ना आपका। बोलो, मुझे तो लगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, इतना तो कर लोगे। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम खत्म होगी, वेकेशन होगा ना, 1 महीने का ना मैथ्स का ट्यूशन लगवा देना, क्रैश कोर्स कर लेना थोड़ा। 5th to 7th स्टैंडर्ड का जो होता है ना, वो वाला। चलो, एप्लीकेशंस फॉर बिलो 100 शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा है फॉर 200 लाख शेयर्स इन टोटल वर रिजेक्टेड। 200 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। टोटल 900 लाख एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 200 लाख शेयर्स वो थे जिन्होंने 100 से कम शेयर मांगे थे।
इंडिविजुअली 100 से लेस शेयर्स, कलेक्टिवली 200 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस थे, इनको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? पैसा वापस। ठीक है, इसके बाद एन एप्लीकेंट फॉर 200 लाख शेयर्स वाज अलॉटेड 80 लाख शेयर्स। ये दूसरा एप्लीकेंट है, 200 लाख शेयर मांगे थे इसने, बट इसको 80 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट हमने किया। तीसरा, द रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू अदर एप्लीकेंट्स। ये भी क्लियर है, बाकी कितने बचे और कितने शेयर्स है, प्रो रेटा बेसिस। द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस टू द एक्सटेंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यूज वाज रिटेन्ड। जितना भी एक्सेस अमाउंट जिसने भी दिया है, हमने अलॉटमेंट तक का हिसाब उसमें से कर लिया। पर ऐसा भी तो हो सकता है एक्सेस पैसा उससे भी ज़्यादा आया, पॉसिबिलिटी है। किसी ने जो पैसा दिया वो एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी सरप्लस बचा। अगर ऐसा कुछ सरप्लस बचता है तो इम्प्लाइड होगा कि वो रिफंड करना है। ठीक है, इसके बाद shareholders holding 16 lakh shares out of the pro rata issue failed to pay the allotment money and call money. Their shares were forfeited. 10 lakh equity shares were reissued at rupees 9 per share fully paid. ठीक है, ये सारा डेटा है। अब इसमें से सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, कितने लोगों को रिफंड किया, कितने लोगों को प्रो रेटा अलॉट किया, अलॉटमेंट पे कितने एप्लीकेशन मनी आया, उसको कैसे एडजस्ट किया। कल जो पहला वर्किंग नोट बनाया था, कॉलम्स बनाए थे, वो वर्किंग नोट आप बना के पहले मुझे बताओ, फिर एंट्रीज पे चलते हैं। कॉलम्स ध्यान है, कल वाला सम लिख के सॉल्व किया होगा तो कॉलम्स ध्यान में आएंगे। जो पैसा आया उसको बंटवारा करो, अप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा करो। चलो फटाफट बातें नहीं करनी, एक दूसरे को ही नहीं समझाएगा, खुद से सॉल्व करो, सिखाना बंद कर दो एक दूसरे को। खुद सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट कंप्लीट करो। और सॉल्यूशन देखना मत पहले, टैली करने का कोई फायदा नहीं।
बोलो कुछ सॉल्व हो रहा है। पहला जो 200 लाख शेयर है, फर्स्ट कैटेगरी जो है 200 लाख शेयर्स की, वो तो रिफंड में चली गई, उनको अलॉटमेंट कुछ नहीं मिला, और जो उनसे अमाउंट आया था 800 लाख रुपीस का, ना वो एप्लीकेशन ना अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कहीं सेटल नहीं हुआ, सीधा 800 जो है वो पूरा रिफंड में गया। ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी जो है उसमें उन्होंने बोला है कि 200 लाख शेयर्स उसने मांगे थे और अलॉट कितने किए, 80। तो ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शनेटली आप फिर पैसा सेट ऑफ कर रहे हो वो। अब इन लोगों से भी 800 लाख का अमाउंट आया होगा। अब जिसने भी इस तरीके से अमाउंट दिया है, हमने क्या बोला कि भी इसको अपने सेटल करेंगे कहाँ तक, अलॉटमेंट तक। अब यहाँ से कैसे उसको गिनना है वो देख लो। 200 लाख एप्लीकेशन आए थे, 800 लाख का अमाउंट कलेक्ट हुआ है। ये अमाउंट जो है उसको पहले हमें इसमें सेटल करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 80 लाख अलॉट हुए हैं उसमें एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए था, अलॉटमेंट मनी कितना चाहिए था। तो वो पर शेयर वैल्यू दे रखी है, उसे पता चले एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 रुपये। तो 80 लाख शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी चाहिए वो 320 चाहिए होगा। तो 800 में से 320 तो हमने एप्लीकेशन के नाम पे रख लिया, ठीक है, अलोकेट कर दिया या अप्रोप्रिएट कर दिया। फिर अलॉटमेंट के नाम पे कितना चाहिए था, 5 रुपए बोला है ना पर शेयर। तो 800 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 400। तो अभी भी पैसा बचा है, समझ आ रहा है। 800 दिया है, 320 एप्लीकेशन में सेट ऑफ हो गया, 400 अलॉटमेंट पे सेटल हो गया, पर अभी भी पैसे बचे हैं कितने, 80 लाख रुपीस बचे। ये अमाउंट का क्या करोगे, फर्स्ट कॉल पे सेटल कर सकते हैं या वापस करने पड़ेंगे। उन्होंने क्लियर बोला है कि जो भी सरप्लस पैसा आता है वो सेटल कहाँ तक होगा, अलॉटमेंट तक। इसका दूसरा मतलब साफ है कि उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस पैसा किसी का बचा हुआ है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे सेटल नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। बाद में जब फर्स्ट कॉल करोगे ना फिर से मंगवा लेना, लेकिन अभी के लिए एक बार आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ सेटल नहीं होगा और ये 80 रुपीज जो है वो रिफंड हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी इसके बाद, टोटल एप्लीकेशन 900 थे ना, उसमें से 400 का हिसाब तो हो गया, और कोई स्पेशल केस तो बोला नहीं था। तो अब तो जो रिमेनिंग वाले होंगे वही, कितने एप्लीकेशन है, 500। इनको जो अलॉटमेंट किया वो बोला प्रो रेटा बेसिस पे किया, ऐसे ही बोला हुआ था। तो कितने बचे हैं अलॉटमेंट करने के लिए और शेयर्स अपने पास, टोटल अलॉटमेंट कितना था, 400 था ना जो हमने इशू किए थे, उसमें से 80 लाख तो इनको दे दिए। तो अब हमारे पास बचे कितने, 320। समझ आ रहा है। तो अमाउंट कहाँ से आएगा, 400 लाख शेयर अपन ने इशू किए थे, ठीक है, उसमें से 80 लाख शेयर हमने इनको अलॉट कर दिए, बाकी कितने बचे हमारे पास, 320। यही लास्ट कैटेगरी थी। तो इन्हीं लोगों को ये 320 शेयर जाएगी प्रो रेटा बेसिस पे, वैसे बोला हुआ है। अमाउंट कितना आया होगा इनसे, 2000। इसमें भी सेम लॉजिक, जो भी सेटल होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जहां तक अलाउ किया है वो कर लो। अब 320 पे 4 रुपए कितना हो रहा है, 1280, और 320 पे 5 रुपए, वो तो ऊपर ही चला जाएगा। तो जो बैलेंस बचा वो लिख दो यहाँ पे, कितना बच रहा है, 720 बच रहा है। सही है ना। यहाँ 320 पे 5 रुपए मंगवाना है तो 1500 के आसपास होगा। अपने पास इतना बैलेंस नहीं है, 2000 इन्होंने दिए हुए, 1280 हमने एप्लीकेशन पे सेट ऑफ कर दिए, बाकी जो बैलेंस इसमें बचा है सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ तो रिफंड वाली कोई सिचुएशन आएगी नहीं। बात समझ आई, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्लियर है। चलो, तो ये आपका पहला जो टेबल बनता है वर्किंग नोट का बन गया। ये कैलकुलेशन करने से काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, आपकी एंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब खाली आपको देखना पड़ेगा जिन शेयर्स पे पैसे नहीं आए, पूरे पैसे नहीं आए वो, बाकी ट्रांजैक्शन तो इसमें एक 16 लाख शेयर्स के बारे में बोला हुआ है। जिन शेयर होल्डर्स के पास 16 लाख शेयर्स थे आउट ऑफ द प्रो रेटा इशू। आउट ऑफ द प्रो रेटा इशू मतलब कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, प्रो रेटा इशू। इसमें से एक कैटेगरी है जिनके पास 16 लाख शेयर्स हैं। तो 16 लाख शेयर है तो फिर उन्होंने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा पता चले, ये रेशियो से निकाल के देख लो कितने के लिए एप्लीकेशन किया होगा, वो भी यहाँ कर ही लेते हैं। कल भी अपन और रमेश और मोहन वाला नीचे लिख लिया था, सेम टेबल में काम हो जाता है एक बार के लिए। ये थर्ड कैटेगरी में से ही है वो, 25।
अरे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला कि 25 लाख के लिए अप्लाई किया था, इनको 16 लाख दिए थे, इनसे अमाउंट कितना आया होगा 25 लाख पे 4 रुपए मतलब 100। अब इसमें से भी अपॉर्चनमेंट होगा ना आगे, 16 पे 4 रुपए लेने थे मतलब 64, बाकी का सरप्लस में जाएगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और रिमेनिंग अमाउंट कुछ रिफंड तो करना नहीं है। हो गया सेटल, 16 इंटू 5 80, ये रेंज में ही है। बोलो बात समझ आई? ये वो लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मनी तो दिया था, उसके बाद इन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। एप्लीकेशन पे डिफॉल्ट है ना, अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गए। तो इन्होंने 25 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 4 रुपए के हिसाब से 100 लाख रुपीस भिजवा दिए थे, लेकिन हमने इनको शेयर अलॉट किए 16 लाख। तो 16 लाख शेयर पे हमें एप्लीकेशन के नाम पे तो 4 रुपए लेने थे, तो वो 64 हमने एप्लीकेशन वाले में सेटल कर दिए। उसके बाद सरप्लस बचा था हमारे पास, तो वो हमने अलॉटमेंट में सेटल कर दिया, क्योंकि अलॉटमेंट पे हमें मंगवाने थे 16 इंटू 5 80, हमारे पास 36 ही बचे, तो कुछ और आगे पास ऑन हो नहीं रहा है, या रिफंड वाली कोई बात नहीं है। यहाँ बैलेंस 80 से ऊपर होता तो फिर तब ऊपर का अमाउंट हमने रिफंड कर दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक तो सेटल करने के लिए मना किया था, ये लिमिट थी। बात समझ आ गई? तो इनका हिसाब भी एक बार अलग से लिख दिया। अब जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो भी आउटस्टैंडिंग है, अरियर है, वो सब आपको पता चल जाएगा। फॉरफीचर करने के लिए बोला होगा, देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसमें से कुछ री इशू भी हुए थे। री इशू का हिसाब लास्ट में देखते हैं, फॉरफीचर वाला जो पॉइंट है वो तो कम से कम कंप्लीट करें, ठीक है? चलो अब एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी, कितना पैसा आया होगा टोटल, टेबल से पता चलेगा। पूरे 900 लाख एप्लीकेशंस पे पैसा आया होगा 4 रुपए के हिसाब से। 900 लाख एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज, तो ये आया होगा 3600। अभी आपको ना ऊपर यहाँ लिखना पड़ेगा रुपीज इन लैक्स, अगर नहीं लिखा तो चेकर चाहे तो 0 भी दे सकता है आपको, फिर मुझे मत बोलना आगे, क्योंकि मैं तो 0 दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी का क्या होने वाला है वो तो आपको पता है। कुछ पैसा कैपिटल में जाएगा, कुछ आपने अलॉटमेंट में जो है वो अपोर्शन किया है, और कुछ रिफंड होने वाला है। जो रिफंड होने वाला है वो बैंक से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका टेबल काम आएगा, रिफंड कितना करना है, टोटल 880 रिफंड होगा, तो ये 3600 रिवर्स, 880 आपका रिफंड। अलॉटमेंट में आपने कितना फॉरवर्ड किया, एक 400 किया और एक 720, 1120 आ रहा है, ये टेबल में से मिल रहा है आपको। और बाकी का जो है वो कैपिटल में जाएगा 1600, एप्लीकेशन मनी जितना भी है वो तो कैपिटल में जाएगा सारा। 1600 देख लो, टैली हो रहा है, 1600, 2700, 3500, 3600, हाँ टैली हो रहा है। बात समझ आ गई? तो वर्किंग नोट अगर आपने पहला वाला सही बनाया है तो आपको ये सारी एंट्रीज में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, काफी इजीली आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। बिना नोट के फिर कैलकुलेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चलिए ये पार्ट कंप्लीट है, तो अब अलॉटमेंट की तरफ चल सकते हैं। ड्यू की एंट्री होगी पहले, अलॉटमेंट तो उनको ही होगा जिनको शेयर दिया हमने 400 लैक्स पे 5 रुपए, 5 रुपए मंगवाए ना प्रीमियम के साथ, तो प्रीमियम में भी तो जाएगा ना अमाउंट, प्रीमियम है ना इसमें।
टोटल अमाउंट जो है आपका वो है 400 लाख इंटू 5, मतलब ये हो जाएगा 2000। इसमें से शेयर कैपिटल में जाएगा 3 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 2 रुपये, ऐसे ही था। तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 800। ये ड्यू की एंट्री। अब पैसा मंगवाने वाली एंट्री, अलॉटमेंट पे किसी ने अरियर किया है, अलॉटमेंट पे अरियर है। 16 लाख शेयर्स वाले जो हैं उन लोगों का अरियर इसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो कुछ पैसा बैंक में आया होगा, कुछ जो है वो कॉल्स इन अरियर्स में गया होगा और रिमेनिंग जो है वो शेयर अलॉटमेंट में रिवर्स हो जाएगा। अब शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है 2000 में से 1120, तो आना तो डिफरेंस का ही अमाउंट है यहाँ पे 880। अब इसमें से अरियर वाला देख लो, कितना पैसा नहीं आया, टेबल से पता चलेगा। अब अपन ने बना के रखा ही है। ये थे ना अरियर वाले 16 लाख शेयर्स, इन्होंने 100 रुपये भिजवाए थे, 64 तो एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गए, 36 इन्होंने अलॉटमेंट के नाम पे भी तो दिए थे। अब बहुत सिंपल सा हिसाब है, इनके 16 लाख शेयर्स थे, इनसे हम अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 80 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। और इनकी तरफ से आया हुआ कितना है, 36 लाख। बाकी का तो ये लोग अब देंगे नहीं। कितना हो गया ये, 44 लाख हो रहा है। यही 44 लाख जो है वो आपका अरियर्स है। बात समझ आ रही। अलॉटमेंट पे इनसे कितना पैसा लेना था, 16 लाख शेयर्स पे 5-5 रुपए, 80 लाख रुपए लेना था। 80 में से 36 तो इन्होंने पहले भिजवा दिया था एडवांस। अभी जब अलॉटमेंट में मंगवाया तो कुछ नहीं भेजा, डिफॉल्ट कर दिया। तो 36 लाख तो हमारे पास है ना इनका। बाकी का 44 जो इस कॉल पे और देना था वो उन्होंने नहीं दिया। तो शॉर्टफॉल कितना है, 44 लाख का। ये बात समझ आ रही, ठीक है। तो ये आपका कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट हो गया। तो जिस शेयर होल्डर का कॉल इन अरियर ढूंढना है, आप ये पता करो कि उसने पिछले कॉल तक कितना पैसा दिया है, कौन से नाम से दिया है। तो इसको हमने अलॉटमेंट के लिए फ़ोन किया, भाई 16 लाख शेयर्स पे 5-5 रुपये सबके ड्यू है, आप भी भेज देना। तो 80 लाख रुपए हम लेने की बात कर रहे हैं। फिर इसने भेजे नहीं पैसे, तो इसका हिसाब देखा तो मालूम पड़ा कि पिछले कॉल के 64 लाख तो दे चुका है। पिछले टाइम पे ही इसने कुछ एडवांस दे दिया था इस कॉल का, जो अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया था। तो 80 लाख लेने थे, बट 36 लाख तो आए हुए। बाकी के 44 मंगवाए इस बार उसने नहीं भेजे, उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो ये 44 लाख जो उसकी तरफ से अरियर हो गए, ठीक है। तो ये अमाउंट अरियर में चला जाएगा। रिफंड तो कर दिया ना पहले, रिफंड तो स्टार्टिंग में हो जाते हैं, वो कहाँ बाकी है। ये रहे, इसमें 80 लाख और 800 लाख दोनों रिफंड हो गए ना। रिफंड तो टोटल चला गया। रिफंड तो एप्लीकेशन रिवर्स करते टाइम ही कर देते हैं अपन, तब तक बाकी थोड़ी रखते हैं। ये तो हम अलॉटमेंट की एंट्री पे आ गए। एप्लीकेशन वाला जब हिसाब करते हैं तभी साथ साथ में रिफंड हो जाता है, फर्स्ट स्टेप पे हो जाता है, उसको होल्ड नहीं करना। ये समझ आया, अरियर वाला कैसे गिना पता चला। कोई डाउट है किसी को, बोलो। अरियर क्लियर हो रहा है। अब जो डिफरेंस का अमाउंट है वो बैंक में आया होगा 836, समझ आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट हुआ, आगे बढ़े। अब अलॉटमेंट वाला जो हिसाब है वो अपना हो चुका है। अब इसके बाद क्या बचेगा, फर्स्ट कॉल। इन लोगों की अरियर वालों का कॉल मनी भी तो मंगवाया है ना, उसके बाद फोर फीचर है, ठीक है। तो अपने कॉल पे चलते हैं। फिर ड्यू की एंट्री आएगी पहले, एक ही कॉल है ना यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल देते हैं।
कितना पैसा लेना था एक शेयर पे? 3 रुपए बोला, ठीक है। 400 लाख शेयर्स इंटू 3, 1200 है। अब बोलो अरियर बता दो कितना होगा। 48, 16 लाख शेयर्स थे, ठीक है। 3-3 रुपए मंगवाए हैं, इसमें से तो उन्होंने 1 रुपया भी दिया नहीं कॉल मनी का और देने भी नहीं वाले, तो 48 लाख रुपीस का आपका अरियर है वो यहाँ पे आ जाएगा। 1200 लाख रिवर्स होगा, डिफरेंस का होगा वो बैंक में आया होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आते आते सारी एंट्री हो चुकी है कॉल्स वाली। इसके बाद शुरू होगा फोरफीचर। अब ये 16 लाख शेयर जो थे इनको फोरफिट करने का टाइम आ गया, जैसा बोला था वैसा हम करते जा रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16 लाख शेयर्स, हमने इनको सारे कॉल किए हुए है ना, लास्ट कॉल के बाद ही तो फोरफिट कर रहे हैं, तो 160 आएगा। ओके, और सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करें, रिवर्स करना है नहीं करना है बताओ? करना है, क्या रीजन? अलॉटमेंट में ही डिफॉल्ट कर दिया, अलॉटमेंट में हमें प्रीमियम मंगाया था तो इसको अपने रिवर्स करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। कैलकुलेशन 16 लाख शेयर्स पे 2-2 रुपए प्रीमियम मंगवाया था, 32 लाख डेबिट होगा। सामने रिवर्स क्या होगा? अरियर्स, 2 कॉल्स इन अरियर्स, ये होगा। और बाकी का जाएगा शेयर फोरफीचर रिजर्व, जितना पैसा इन्होंने दिया था वो तो हम रिजर्व में रख लेंगे, जो अरियर में था जो नहीं दिया था वो रिवर्स करेंगे। अरियर तो आपको आपकी एंट्री से मिल जाएगा ऊपर, 2 जगह कॉल्स इन अरियर आपने डेबिट किया है, एक ही पार्टी है तो सीधा कॉल्स इन अरियर्स का टोटल ले लो, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कितना आ रहा है? 92, एक 48 था और दूसरा 44, हाँ तो 92 हुआ ना। बाकी का रिजर्व में कितना जाएगा? 100, ओके। तो शेयर फोरफीचर रिजर्व में 100। चलो फोरफीचर कंप्लीट। अब क्या बचा? री इशू। चलो, तो री इशू वाले में भी इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। यहाँ पे 16 लाख शेयर्स अपने पास पड़े हुए हैं जो फोरफिटेड है, रिजर्व के नाम पे 100 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, और हम लोग 16 लाख शेयर में से अभी इशू कर रहे हैं 10 लाख शेयर्स। 10 लाख शेयर को री इशू किया जा रहा है 9 रुपए पर शेयर पे, विच इज फुल्ली पेड। अब हिसाब समझ लो क्या है। ठीक है, ये हो रहे हैं री इशू और ये होल्ड पे रहेंगे। अपने पास जो रिजर्व पड़ा है, रिजर्व पे तो ये रेशियो बटेगा अगर देखा जाए तो। 100 लाख का रिजर्व जो है वो हम ये पूरे 16 लाख शेयर के लिए यूज कर सकते हैं। अप टू दिस एक्सटेंट अपने डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये जो रिजर्व का अमाउंट है आपका 100 लाख, वो भी देखा जाए तो सेम रेशियो में बटेगा। उसको बांट लो ना, अगर 100 लाख को आप बांटते हो 10:6 में, क्या अमाउंट बढ़ता है? 62.5।
62.5 और बाकी 37.5। ये समझ आ रहा है? ये कल का लास्ट पॉइंट है, मैं थोड़ा और उसको इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि जो 10 लाख शेयर आपने री इशू किए हैं उसके लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? इतना 62.5 आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आपने डिस्काउंट दिया कितना? 1 रुपया ही दिया ना डिस्काउंट। तो आपने 10 लाख पे सिर्फ 1 रुपया डिस्काउंट दिया, मतलब 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया, और 10 लाख का डिस्काउंट यहीं से यूज होगा, तो 10 लाख तो आपका यूज हो गया। बचा कितना? अब ये 52.5 आगे यूज हो पाएगा? नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये वाला तो यही रखना पड़ेगा। ये बाकी के 6 लाख जब भी री इशू होंगे, कितने पे होंगे अपने को पता नहीं, 9 रुपए पे होंगे, 5 रुपए पे होंगे, डोंट नो। तो तब तक के लिए इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब जब एंट्रीज करेंगे री इशू वाली तो कैसे होंगी? बोलो, री इशू वाली कैलकुलेशन, बैंक में कुछ पैसे आएंगे, ठीक है, सामने शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। जितना पैसा आपने डिस्काउंट दिया वो कहाँ से यूज होगा? शेयर फोर फीचर रिजर्व से यूज होगा। ये एंट्री आने वाली। अब अपने को अमाउंट्स लिखने हैं खाली, और कुछ नहीं है। आपने 10 लाख शेयर कितने 10 रुपए वाले इशू किए, तो ये कितना हो गया? 100। इसमें से 1 रुपया आपने कहाँ से यूज किया? फोर फीचर रिजर्व से, ये हो गया 10, और बाकी का कैश में कितना आया होगा? 90। समझ आ रहा है? 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपए आपने मंगवाए हैं, 1 रुपया आपने रिजर्व में से यूज किया है। 10 लाख शेयर्स पे 9 रुपए के हिसाब से कितना आया होगा? 90 लाख रुपए आपके पास आया होगा। 10 लाख आपने फोर फीचर रिजर्व में से यूज किया, जो अपन ने पीछे कैलकुलेशन देखा, और आपकी कैपिटल 100 लाख रुपये से बढ़ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई शेयर फोर फीचर में से कैपिटल रिजर्व में कितना लेके जाए। तो अभी आपने गिना 52.5, तो उतना आपने उसको लेके जाएंगे, वो लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो शेयर फोर फीचर रिजर्व को आप डेबिट करो और इसको लेके जाओ कैपिटल रिजर्व में, और अमाउंट होगा 52.5। ये कहाँ से आया बात समझिए? 62.5 हमारा लोकेशन था, उसमें से 10 लाख तो हमने यूज किया, ये रहा 10 लाख तो हमने यूज किया डिस्काउंट देने के लिए, तो बाकी का जो है वो हम लेके जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ये प्रीवियस स्लाइड में देख लो, ये हिसाब है, ठीक है। 100 लाख रुपीस थे हमारे पास, हमने इस रेशियो में बांटा। 10 लाख शेयर्स के लिए इसमें 62.5 लाख एलोकेट होता है, हमने डिस्काउंट सिर्फ 10 लाख का ही दिया, बाकी का 52.5 हमारा पूरा प्रॉफिट है। तो ये 10 लाख रुपए भी वहां डेबिट हुआ था ऊपर यहाँ पे, और बाकी का 52.5 यहाँ पे। तो जो 10 लाख शेयर गए उसके 62.5 का हिसाब देख लो आप, फोर फीचर रिजर्व में से हो चुका है। ये सब करने के बाद आपके फोर फीचर रिजर्व में 100 लाख में से 10 माइनस हुआ, 52.5 डेबिट हुआ, बचा कितना? 37.5। ये आपके शेयर फोर फीचर रिजर्व का एग्जिस्टिंग बैलेंस है। ये किसके लिए रखा हुआ है? बचे हुए 6 लाख शेयर्स के लिए। जब वो इशू होंगे तो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट इतना देना पॉसिबल होगा, जितना डिस्काउंट दिया इसमें से यूज कर लेंगे, बाकी का ये भी कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये सिंपल लास्ट पॉइंट वाला कैलकुलेशन। बोलो, अब कुछ कंफ्यूजन? देखो, एक ही जैसा सम एग्जैक्टली यहाँ पे सेम पूछा हुआ है। पिछला वाला सम इससे ज्यादा भारी था, क्योंकि उसमें 2 अलग अलग डिफॉल्टर से अलग अलग स्टेजेस पे री इशू करने पे भी उसमें रेशियो आ रहा था। ये सम लास्ट पार्ट में देखे तो उससे भी छोटा है, क्योंकि यहाँ अरियर एक ही की वजह से क्रिएट हो रहा है, वहाँ 2 की वजह से हो रहा था, तो वो भी एक पॉइंट था। इसलिए मैंने बोला वो सम सबसे बड़ा है, उसमें सब कुछ कवर हो गया। बोलो, कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक? क्लियर हुआ है? लिखोगे ना ऐसे समझ बार बार, तो ही पूरा फ्लो बैठेगा, फिर एंट्री समझ में आ जाती है कि अच्छा इसमें ये इफेक्ट देना है। एक और क्वेश्चन है ऐसा, प्रॉब्लम नंबर 9। अभी आप ही को सॉल्व करना है, मैं डिस्कस करा रहा हूँ पूरा सम, ट्राई आपको अभी खुद से करना है, और पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करके अपने सम कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे जो भी सम्स है ना आज कंप्लीट कर लेते हैं लिख के, ताकि आपका पॉइंट खत्म हो जाए वाला पूरा। रुको, 9th वाले प्रॉब्लम पे आ जाओ। आरओ लिमिटेड 500 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये वाला सम है। डेटा पढ़ते हैं, देखते हैं सेम टाइप है क्या है। 500 लाख शेयर आपने इशू किए 10 रुपए के हिसाब से। अमाउंट वर पेएबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 4 पार्ट्स में पैसा मंगवाया। ऑल द ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट ही दे दी डायरेक्टली। एक्स है जिसने 15,000 शेयर्स होल्ड किए, और उस पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब अरियर में है, मतलब खाली एप्लीकेशन मनी दिया था।
उसके बाद वाई है, 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड कॉल अरियर में, मतलब अलॉटमेंट तक उसने पेमेंट किया होगा। उसके बाद जेड है, 5,000 शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहा है और सेकंड कॉल जो है वो अरियर में है, तो मतलब फर्स्ट कॉल तक उसने पे किया होगा। आगे बोला है ऑन 1 नवंबर द डायरेक्टर्स forfeited all the above shares and reissued them as fully paid to Anu as under। जितने भी शेयर फोरफिट हुए ना वो सारे शेयर्स री इशू कर दिए। कैसे, कितने प्राइस पे री इशू किए वो देख लो। एक्स वाले जो शेयर्स थे 15,000, वो 11 रुपए पे री इशू हुए थे। वाई वाले शेयर्स जो है वो 9 रुपए पे री इशू हुए और जेड वाले 7 रुपए पे। सबका अलग अलग ट्रांजेक्शन। अब बोला है आपको जर्नल एंट्रीज देनी है एंड तक, री इशू तक। बोलो समझ आ रहा है? तो सम का पैटर्न तो वही है, उल्टा आपके लिए और इजी ही कर दिया इन्होंने, क्योंकि प्रो रेटा वाला और वो सब चक्कर तो है ही नहीं। मेन फोकस जो है वो अरियर पे, फोर फीचर पे और री इशू पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करो सम। प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं है, सीधा सीधा अलॉटमेंट आएगा। 500 लाख शेयर ऑफर किए थे, 500 लाख का पैसा आया होगा, कोई रिफंड नहीं, कोई सरप्लस नहीं, कोई अप्रोप्रिएशन टू अलॉटमेंट नहीं, वो सब एंट्रीज कम हो गई। कुछ नहीं समझ आया अभी तक ये क्वेश्चन में, ऐसा कुछ पॉइंट क्लियर हुए सारे? तो ट्राई आपको ही करना है, बनेगा। पिछले दो सम से छोटा सम है ये, 5-5 मार्क में पूछे हुए दिसंबर 19 में। सोचो, सॉल्व करने वालों की भी हालत खराब हो रही होगी। 5 मार्क के हिसाब से वेटेज कम है सम का, ना ज्यादा मार्क्स में पूछना चाहिए। ट्राई करो, देखो क्या होता है।
बोलो क्या पॉइंट में आ रहा है? हाँ तो रुपीज इन लैक्स ही रखो ना। एक एक करके देख लेते हैं। अमाउंट वाला जो है इन्होंने पॉइंट में रखा है, अगर आप भी पॉइंट में वैसा रख सकते हो तो चलेगा, नहीं तो फिर कितने जीरो लगाओगे पीछे। ऐसे दोनों ऑप्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर आधे अमाउंट रुपीज इन लैक्स लिखोगे और आधे डेसिमल में लिखोगे वो चलेगा नहीं, या आधे फुल अमाउंट लिखोगे तो सारे ही आपको फिर रुपीज इन लैक्स लिखने पड़ेंगे। तो फिर वो जो ऊपर 1000 है उसमें भी पीछे 5 जीरो लगेंगे। वैसा लिखना है तो फिर स्टार्टिंग से पूरा सेम रखो, जो आंसर पॉइंट में आ रहा है वो आप पूरा लिख दो, फिर जो पॉइंट में नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट रुपीज इन लैक्स लिख दो। वो ऐसा मिक्स कैसे होगा, क्योंकि ऊपर आपने टाइटल दे दिया है ना रुपीज इन लैक्स, तो सारे अमाउंट एक फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे। ये पॉइंट है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। आपको लग रहा है पॉइंट वाला कंफ्यूजिंग है, पूरा लिखना है, तो फिर स्टार्टिंग से एंड तक सब में वो जीरोस लगाने पड़ेंगे। पॉइंट सर गिनने में क्या डाउट आ रहा है? पॉइंट वाले में बता देता हूँ कौन से ट्रांजेक्शन में है वो तो बोलो। मतलब 0.75 मतलब 0.75 अच्छा ऐसा है, ठीक है बता देता हूँ। और क्या पूछ रहे थे? अच्छा कॉल्स इन अरियर कैसे आएगा वो? तो आपका शायद वही पॉइंट वाला वही होगा ना, अरियर की वजह से तो आ रहा होगा। हाँ तो मैं बोला ना मैथ्स का इशू है। चलो ठीक है देख लेते हैं, मुझे एक बार डेटा देख लेना तो क्या है। देखो जो मिस्टर एक्स है वो इज होल्डिंग 15,000 शेयर्स, ठीक है। उसने कौन सा मनी पे किया? एप्लीकेशन मनी पे किया, अलॉटमेंट से उसने पे नहीं किया। तो जब आप अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे होगे पेमेंट वाली, उसी में अरियर आया होगा पहली बार। अब पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन मनी पे आपने मंगवाए थे 2 रुपये, वो उसने दिए थे। अलॉटमेंट पे आपने मंगवाए 2 रुपये, वो उसने नहीं दिए। अब आपको इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना कैसे है वो बताना है ना, तो देख लो। देखो 15,000 शेयर्स है, मिस्टर एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15,000 शेयर्स पे उसे कितने पैसे मंगवाए? 2 रुपये, अलॉटमेंट वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 30,000 रुपये हो रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको पॉइंट में, तो कैसे करेंगे? तो अगर रुपीज इन लैक्स में आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको इसको डिवाइड करना है बाई 1 लाख। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने ऊपर सारे अमाउंट रुपीज इन लैक्स में लिखे है ना, रुपीज इन लैक्स का मतलब कि जो भी अमाउंट है उसके पीछे 1 लाख लगेगा, मतलब 5 जीरो लगेंगे। अब ये अमाउंट को आपको रुपीज इन लैक्स में प्रेजेंट करना है, तो सिंपल है, आपको इसको 1 लाख से डिवाइड करना है। तो इससे जो भी अमाउंट आएगा वो होगा आपका रुपीज इन लैक्स। समझ आया? ऐसे कन्वर्ट होगा। अब यही रुपीज इन थाउजेंड्स होता तो डिवाइड बाय 3 जीरोस करते, रुपीज इन लैक्स है तो डिवाइड बाय 5 जीरोस करेंगे। वैसे तो डेसिमल प्लेसेस उतने आ जाएंगे, पूरे सम में यही करना है। तो इससे आपके सारे अमाउंट बनते जाएंगे। बोलो पता चल रहा है? तो कॉल इन अरियर का जो पहला अमाउंट है वो तो ये आएगा 0.3। मैं अरियर वाला पार्ट आपको अलग से गिनवा देता हूँ। फिर जब बात आएगी फर्स्ट कॉल की, वो भी देख ही लो। फर्स्ट कॉल वाले में अरियर एक्स की वजह से भी है और वाई की वजह से भी है, दोनों की वजह से है ना। फर्स्ट कॉल पे दोनों में अरियर क्रिएट हो रहा है। एक्स के 15,000 शेयर, कितना कॉल है? फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं? 3 रुपए ना। और वाई के शेयर्स थे 10,000 इंटू 3 रुपए, ये होगा 45,000, ये होगा 30,000, टोटल कितना हो गया? 75 डिवाइड बाई 1 लाख, क्योंकि रुपीज इन लैक्स में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो गया? 0.75 आ गया। ये सेकंड स्टेप हो गया अरियर वाला। जब फर्स्ट कॉल की एंट्रीज करोगे तो अरियर में ये अमाउंट दिखेगा। वैसे ही फिर सेकंड कॉल वाले में, ये फाइनल कॉल या सेकंड कॉल जो भी आप बोलो, उसमें तो तीनों का अरियर है ना, एक्स वाई और जेड। 15,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स, यही था। कितने पैसे मंगवाए? 3 रुपए। अमाउंट देख लेना, 3 रुपए है।
सही, 0.9 लाख। अब समझ आ रहा है? अब तो आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट्स का ही कंफ्यूजन था ना। अब कंप्लीट हो जाएगा। सर ये रीइश्यू की जो एंट्री अलग-अलग करनी है साथ में करनी है? अच्छा, वो तीनों का री इशू डिफरेंट है ना, आपको जैसे समझ में आए कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ हाँ, उसमें दोनों में आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको 4 फीचर वाली भी साथ में समझ आ रही है तो साथ में कर सकते हो। आई थिंक 4 फीचर वाली साथ में हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल डेबिट होना है, सामने 2 कॉल्स इन अरियर्स टोटल है आपके पास, और डिफरेंस का अमाउंट टू 4 फीचर रिजर्व। तो 4 फीचर की एंट्री तो साथ में इजीली हो जाएगी, टोटल पे ही चलेगा वो। री इशू वाले में आप देख लो, आपको लगे कि एक एक करके एंट्री करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब कंप्लीट करो। हाँ हाँ, जितने, क्योंकि उन्होंने सीधा ही लिखा है एक्स के जितने भी शेयर थे वो सारे 11 रुपए पे री इशू हो गए। तो यहाँ तो आपका कुछ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी तो नहीं कि डिस्काउंट देना ही है, उल्टा अपन ने प्रीमियम पे इशू कर दिया। तो इन शॉर्ट एक्स के जितना अमाउंट फोरफिट हुआ था वो पूरा ही आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा ना। एक्स का जो अमाउंट आपने फोरफिट किया है वो जितना भी आ रहा है उसमें से कुछ यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके शेयर तो आपने प्रीमियम पे बेच दिए। इसलिए तो अलग अलग सिचुएशन है। वाई वाले में 1 रुपया डिस्काउंट दिया, तो वाई का जो भी रिजर्व बना था उसमें से 1 रुपया यूज होगा। जेड का 3 रुपये डिस्काउंट दिया, तो उसके रिजर्व में से 3 रुपया यूज होगा। अलग अलग एंट्री कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। इन्होंने क्या एक ही एंट्री में सब प्लस करके लिख दिया है, वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो अलग अलग कर सकते हो। उल्टा बेटर ही है, आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? कोई एंट्री नहीं समझ आ रही हो? हाँ, री इशू वाली देख लो। एक एक करके कर लेते हैं ना, री इशू वाले में क्या है प्रॉब्लम। पहले मैं इंडिविजुअली समझा देता हूँ। एक्स के जो शेयर है उसका जो री इशू हो रहा है उसमें आएगा बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि एक्स के शेयर 11 रुपए पे री इशू हुए हैं। अब 15,000 शेयर है, और अगर आपने 11 रुपए पे इशू किए हैं तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 1,65,000 आएगा। आप वो कन्वर्ट कर लेना लैक्स में, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ एक बार के लिए। और यहाँ पे आएगा 1,50,000 और यहाँ पे 15,000, यही होगा। ये सब डिवाइड बाई 1 लाख कर देना, आपके आंसर उनसे मैच हो जाएंगे। अब ये होते ही देखा जाए तो एक्स का जितना भी अपन ने फोरफिट किया था अमाउंट वो सारा आपके कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है। आप उसकी कंबाइन एंट्री करना चाहते हो लास्ट में तो उसको साइड पे भी लिख सकते हो, या उसकी एंट्री भी साथ में करते जाओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स एंट्री की है, अगर साथ में ही एंट्री दिखानी है अपने
शेयर होल्डर के हिसाब से ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो शेयर फोर फीचर रिजर्व जो है टू कैपिटल रिजर्व, एक्स का हमने कितना अमाउंट फोरफिट किया है टोटल होगा आपके पास? उसने तो खाली वही दिया था ना, एप्लीकेशन मनी दिया था ना, तो 30,000 ही होगा ना। 30,000 में से कुछ भी यूज नहीं हुआ ना, तो पूरा ही प्रॉफिट हो गया अपना। सिंपल है, ठीक है। एक्स वाला हिसाब यहाँ पे क्लियर, समझ आया? इसने 30,000 पे किया था स्टार्टिंग में, 15,000 शेयर्स पे 2 रुपए। हमने इसका एक भी रुपया जो है वो डिस्काउंट में यूज किया नहीं, क्योंकि री इशू उल्टा अपन ने तो प्रीमियम पे किया है। 10 का शेयर जो इसका फोरफिट हुआ था 11 पे बेचा है, तो रिजर्व में से कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ, ये पूरा ही अमाउंट कंपनी का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? फिर वाई वाले केस में इसमें बोला है कुछ डिस्काउंट, री इशू एट ₹9 है ना, और कितने शेयर है? 10,000 शेयर्स। अब बैंक में कुछ पैसा आया होगा, कुछ हमने शेयर फोर फीचर रिजर्व यूज किया होगा, सामने शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई होगी, बचा हुआ शेयर फोर फीचर रिजर्व जो है वो कैपिटल रिजर्व में गया होगा। सिंपल स्टोरी। अब अमाउंट्स देखने हैं, 10,000 शेयर्स पे 10 रुपये, 1,00,000 रुपये। 10,000 शेयर्स पे 9 रुपये, 90,000 रुपये। 10,000 ये यूज हुआ होगा। इसका रिजर्व था कितना? इसने 10,000 शेयर्स पे 2 कॉल्स पे किए थे ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 4 रुपये पे किए होंगे, तो 40,000 हमारे पास इसका शेयर फोर फीचर रिजर्व था। उसमें से यूज कितना किया? 10,000, बचा कितना? 30,000। ये 30,000 आपका फोरफिट हो जाएगा, मतलब कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हो गया? बोलो, बात समझ आ रही है? अब सेम वे में जेड का भी करके देख लो। जेड ने कितने दिए? जेड के जो शेयर है 5,000 थे ना, और वो 7 रुपये पे री इशू हुए। एंट्रीज तो यही रहने वाली है, अमाउंट चेंज हो जाएगा। जेड वाले केस में 5,000 शेयर 7 रुपये पे, तो यहाँ पे 35,000 आए होंगे, बाकी के 15,000 आपने फोर फीचर में से यूज किए होंगे, कैपिटल में चले गए 50। ठीक है, इसका हिसाब भी गिन के देख लो। इसने कितने कॉल्स पे किए थे? 3 कॉल जेड ने। हाँ, 2 रुपये पहले, 2 रुपये बाद में, और 3 रुपये, है ना। 7 रुपये पे किए थे, तो हमारे पास इसके 35,000 रुपीज पड़े थे, जिसमें से 15,000 आपने यूज कर लिए, तो बाकी के जो 20,000 है वो चले गए कैपिटल रिजर्व। हो गया? वही होगा ना। आप शांति से कर लो अपनी स्पीड पे, प्रॉब्लम नहीं। मैंने सिर्फ नंबर्स लिख दिए एक बार टैली करने के लिए। अब इन्होंने ये सबकी कंबाइंड एंट्री की है, तो तीनों एंट्री आपको जो है वो प्लस करके दिख रही होगी, अमाउंट्स यहाँ से टैली हो जाएंगे। शेयर फोर फीचर रिजर्व में आपका कितना पैसा जा रहा है? सॉरी, कैपिटल रिजर्व में एक ये 30,000, एक ये 20,000, और इसके पहले 30,000। हो गया 80,000। देख लो उनका 0.8। क्या डाउट आ रहा है बोलो? ये उसका फोर फीचर रिजर्व आपने कितना यूज किया डिस्काउंट देने के लिए? ना, यूज का हुआ फोर फीचर रिजर्व। उसका शेयर था कितने का? 10 रुपए का। आपने फोरफिट कर लिया। आपने री इशू कितने पे किया? 11 प्रीमियम पे। तो जब प्रीमियम पे री इशू हुआ है, तो जो शेयर फोर फीचर रिजर्व है वो यूज हुआ क्या? यूज तो हुआ ही नहीं। अब शेयर फोर फीचर रिजर्व में हमारे पास थे कितने? 15,000 शेयर पे 2 रुपए जो उससे मंगवाए थे, तो ये पूरा ही अपना प्रॉफिट हो गया ना। तो सारा प्रॉफिट कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? अब ये एंट्रीज कंप्लीट कर लो, देख लो। कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, एक बार आप देख लो, लिख लो उसको पूरा। अब क्लियर है? ठीक है, कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट सम देखो। अगला सम अपने को देखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड। एक वो सम है और एक 12th वाला सम है, जीडक्स लिमिटेड। पहले जीडक्स वाला स्टार्ट करना, 12th वाला। अगर ये हो जाता है तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो 12th वाला, फिर 11th वाला साथ में देखो। करो करो, सॉल्व करो। घर पे टाइम मिले ना मिले, यही कंप्लीट कर लो। यहाँ बहुत टाइम है अपने पास।
बोलो क्या हालचाल। ये वाला हो गया था सम, नया स्टार्ट किया 12th वाला। ठीक है, 12th वाले में कुछ पूछना है, डिस्कस कराना है? अच्छा चल मैं भी देख लूँ क्या क्वेश्चन है। 60,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक, प्रीमियम 2 रुपये। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। शेयर्स वर अलॉटेड प्रो रेटा। वॉल्टर अलॉटेड 1000। वॉल्टर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। सिंपल डायरेक्ट है, मतलब वॉल्टर के अलॉटमेंट वाला बोल रहे हो पॉइंट। देखो वॉल्टर को 1000 शेयर अलॉट हुए थे, तो अप्लाई तो उसने ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होगा क्योंकि अलॉटमेंट प्रो रेटा है। तो आपको पहले गिनना पड़ेगा कि वॉल्टर को कितने शेयर दिए और कितना उसने अप्लाई किया। आया वो कैलकुलेशन? आगे कोई नहीं आया? क्यों? ये सेम तो पॉइंट था। देखो 60,000 शेयर्स थे ना जो अलॉट करने थे, जो एप्लीकेशन आया वो कितना आया? 1 लाख। अब इसमें से ही एक वॉल्टर है, वॉल्टर को 1000 शेयर आपने अलॉट किए, तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आना चाहिए। वन 1000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 60,000। 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60। आया? पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं राउंड फिगर है। ये जानबूझ के ऐसे नंबर देते हैं, आधे लोग तो ये पॉइंट में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट में आंसर आया तो मेरा गलत ही होगा। ऐसे थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी पॉइंट में आया तो गलत ही होगा, तो जो डेटा दिया उस हिसाब से बनेगा। अब शेयर को राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा, तो एप्लीकेशन जो आया होगा वो 1667 शेयर्स के लिए आया होगा, ऐसा मान लेते हैं, और कोई चॉइस नहीं है। अच्छा उसने डिफॉल्ट कहाँ से किया? अलॉटमेंट से किया। एप्लीकेशन मनी तो दिया था पूरा, कितने दिए होंगे? 2 रुपए दिए होंगे। इसमें कितना आया होगा अमाउंट? डबल करो, 3200, 3320, 3334, यही होगा। 3334, इतना पैसा उसने दिया होगा। अब ये तो सरप्लस है ना, हमने उसको अलॉटमेंट तो 1000 शेयर्स का ही दिया है, तो फिर इसमें से आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा ना कि एप्लीकेशन मनी कितना मानेंगे और आगे अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे। ये तो सेम स्टोरी है। तो 1000 शेयर्स पे कितने रुपए मंगवाए? 2 रुपए ना, तो 2000 रुपए एप्लीकेशन के माने जाएंगे, बाकी जो सरप्लस है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो अगर रिफंड करने का नहीं बोला है तो। बात समझ आई? तो ये तो कैलकुलेशन पिछले 2 सम्स में किया वैसे ही है। हाँ इन्होंने भी वही किया है, वही टेबल का पार्ट ही तो है ये। आपका वर्किंग नोट नंबर 1 अगर ढंग से बना होगा तो उसमें सारी चीजें आ ही गई होगी। अब क्लियर हो रहा है हिसाब पूरा? अब एंट्रीज बनेगी आगे, करो सॉल्व करो। 4 5 सम 6 सम जैसे कर लिए ना, उसके बाद आपका वो सम में पूरा ग्रिप आ जाएगी। सेम सम, ये पहला ही सम पूछा है लास्ट एग्जाम में, 10 मार्क का पहला क्वेश्चन कंपलसरी, क्वेश्चन 1 CAFM के पेपर का 10 मार्क्स का पहला ही सम पूछा था, और यही फॉर्मेट है एज इट इज, कोई सम में और कुछ नया पॉइंट ही नहीं है। मतलब ये सम जैसे अभी आपको करा रहा हूँ, लास्ट टाइम भी उन्होंने जिन्होंने किए होंगे उनका सीधा 10 मार्क पक्का हो गया पहला ही क्वेश्चन, और नहीं किए होंगे तो फिर ये वाला अटेम्प्ट पक्का हो गया उनका। हाँ हाँ वही तो, वो जानबूझ के ऐसा देते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। आधे लोग तो राउंड फिगर में गलत भी आया हो तो सही मान के कराएंगे, और डेसिमल में अगर सही भी आया हो तो रॉन्ग मान के उसको कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, बोले ऐसा नंबर तो आ ही नहीं सकता। बोले ऐसा नंबर देख के थोड़ी जज करोगे कि आ सकता है नहीं आ सकता है, अपना कंसेप्ट पक्का रखो ना, वही जज करना ही क्यों।
अब देखो इसमें उन्होंने जो लिखा है उससे क्लियर हो रहा है, वॉल्टर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। इसका मतलब उसको सारे कॉल किए तो होंगे पर उसने पे नहीं किए, तो फोर फीचर एकदम लास्ट में होगा, इम्प्लाइड। ये 12 वाले में कैश बुक वो है ना, नहीं वो सब मत बनाओ अभी, खाली जर्नल एंट्री कर लो ना। वो लास्ट में देखेंगे, अभी कैश बुक वाला अभी छोड़ दो, मैं बनवा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी रहने दो। पहले आप ये वर्किंग नोट्स और जर्नल एंट्री एकदम पक्का कर लो कि वो सम्स आपके गलत नहीं होने चाहिए, जो बाकी बुक्स है वो अपने बना लेंगे, इन्हीं सम्स में मैं ऐड करा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। वो सम में मेंशन किया होगा, ठीक है, वो तो इधर वेज हो सकता है। कितनी बार एक दो सम ऐसे मुझे ध्यान में है जब फर्स्ट कॉल तक भी एडजस्ट करवाया उन्होंने, तो कुछ भी रिफंड नहीं करना है वो पक्का है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हर सम में डिफरेंट होगा और बोला होगा। कुछ नहीं बोला है तो फिर आप अजम्पशन लेके लोट मार सकते हो, बट ये एकदम लास्ट ऑप्शन होगा कि कुछ नहीं बोला है। इस पॉइंट पे वो लोग क्लियर तो करेंगे, सम्स में ऐसा ओपन एंडेड नहीं छोड़ा है। बोलो क्या स्टेटस है, सॉल्व हो रहा है, हो गया, बाकी है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ अगर वो एक ही कॉल में लिखा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो फिर साथ में होगा। 11th वाला देख रहे हो क्या? 12th सबका हो गया है? 12th किसी का बाकी है? नहीं, 12th सम सबका कंप्लीट है। 11th वाला सम मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, मतलब अभी तक जो किया है उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा लेवल वाला है, ध्यान से करोगे तो बन तो जाएगा। नया पॉइंट कुछ नहीं है, थोड़ा प्रेजेंटेशन उन्होंने ट्वीक कर दिया वैसा है। अब सुन लो ध्यान से,
प्रॉब्लम नंबर 11 पहले डिस्कस कर लेते हैं। आई थॉट आप 12th वाला ही कर रहे हो वैसा। 11 पहले एक बार समझा देता हूँ, समझा दूंगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है, जो कंपनी है टेक्नोक्रेट लिमिटेड, उन्होंने 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मंगवाया है। 30 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, और 15 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मतलब टोटल वैल्यू कितनी है? 45। समझ आया? आगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का सिंगल कॉल है, उसमें मंगवाया है 24 रुपए, जिसमें से 9 रुपए क्या है? प्रीमियम है। तो बाकी का जो होगा 15 रुपए, वो होगा आपका फेस वैल्यू का। ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी साथ में मंगवाया है, बाकी का बैलेंस मनी उसमें मंगवाया है, और इंक्लूडिंग रिमेनिंग प्रीमियम। ये थोड़ा सा आपको ऊपर डेटा में समझ आएगा। 30 + 15 वैसा है ना। 30 रुपीज की फेस वैल्यू है, 15 रुपए का प्रीमियम है, टोटल 45 रुपीज लेने हैं। इन्होंने 45 2 कॉल में मंगवाया है। पहले कॉल में 24 रुपए, तो बाकी के कॉल में 21 रुपए। ये अंडरस्टूड है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि 24 रुपए जो है उसमें 9 रुपए प्रीमियम है, तो बाकी का 15 रुपए फेस वैल्यू होगा। तो इम्प्लाइड है कि इसमें भी फिर बाकी का प्रीमियम मंगवाया ही होगा। टोटल प्रीमियम कितना है? 15 रुपए। यहाँ कितना मंगवा लिया? 9 रुपए। तो बचा कितना? 6 रुपए। अब यहाँ 6 रुपए प्रीमियम है, तो बाकी कैपिटल का कितना है? 15 रुपए। ऐसा समझ आ रहा है? तो ऐसा इनडायरेक्टली घुमा घुमा के दिया है। शेयर की फेस वैल्यू बता दी, टोटल प्रीमियम बता दिया, फिर बोला पहला इंस्टॉलमेंट जो मंगवाया, दिस इज एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट टुगेदर। ये अभी तक के समझ में नहीं था। बोला इसमें 9 रुपए प्रीमियम मंगाया, तो इम्प्लाइड सी बात है, बाकी कैपिटल होगा। तो जो 30 रुपए है, इसके 2 हिस्से हो गए, 15 और 15, और प्रीमियम के 2 हिस्से हो गए, 9 और 6। ऐसे मंगवाया। तो फर्स्ट कॉल में ये वाला अमाउंट आया, दूसरे कॉल में ये वाला अमाउंट आया। ये बात समझ आ रही? सब डेटा दिया हुआ है, उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि फिर जब एंट्रीज करोगे तो कौन सी एंट्री में कितना अमाउंट लेना है, इसके बेसिस पे पता चलेगा। आगे ऐसा बोल रहे हैं कि जो एप्लीकेशन आए हमारे पास, वो आए 1,50,000 शेयर्स के। हमने इन्विटेशन कितना भेजा था? 1 लाख का। सामने रिप्लाई कितना आ गया? 1,50,000। अब ऑप्शन क्या है? वही या तो प्रो रेटा या रिफंड। इन्होंने ऐसा बोला कि जो 1,50,000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 10,000 को तो हमने वापस भेज दिया कि भाई तुम्हें तो कोई शेयर मिलेगा नहीं। तो ये हो गए आपके रिफंड वाले। अच्छा, बाकी के जो 1,40 है, उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट दिया, लेकिन प्रो रेटा अलॉटमेंट दिया 2 ग्रुप्स में। अब देखो ग्रुप कैसे बने, कैटेगरी ए और बी। 80,000 एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर दिए, तो ये बटे 80,000 एप्लीकेंट्स और 60,000 एप्लीकेंट्स के 2 ग्रुप में, कैटेगरी ए एंड बी। इनको अलॉट कितना हुआ? 60,000। इनको अलॉट कितना हुआ? 40,000। बात समझ आई? तो प्रो रेटा भी वैसा नहीं है कि 1,40 में 1 लाख बराबर बढ़ गए। 1,40 में से 2 ग्रुप बने, 80,000 वाला एक ग्रुप, 60,000 वाला दूसरा ग्रुप, कैटेगरी ए एंड बी। इनको इस रेशियो में अलॉटमेंट हुआ, इनको इस रेशियो में। रेशियो में फर्क है ना, 80 में 60 का अलॉटमेंट का रेशियो अलग हो गया, 60 में 40 का रेशियो अलग हो गया। तो 2 ग्रुप्स में बांटा। यहाँ तक समझ आ रही स्टोरी? इसके बाद क्या हो रहा है वो देखो। यहाँ पे है मिस्टर एक्स, जो ए कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये वाली कैटेगरी। इसको अलॉट किए थे 300 शेयर्स, तो उसने मांगे ज्यादा होंगे, और वो रेशियो आप निकाल सकते हो वहां से। ठीक है। इसने कॉल मनी पे नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला जो पहला है वो तो आ गया होगा, दूसरा जो ये 21 रुपए वाला कॉल मनी है वो पे नहीं किया। मिस्टर वाई है, वो बी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसने अप्लाई किया था 300 शेयर के लिए। आप देख रहे हो, लैंग्वेज में खेलते हैं आपके साथ, थोड़ा सा ध्यान नहीं देने पे आपका सम गलत हो जाएगा। ए वाली कैटेगरी में जो मिस्टर एक्स था, उसके लिए बोला कि उसको अलॉट हुए थे 300, तो उसके लिए ये डेटा दे रखा है, तो उसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। बी कैटेगरी में जो वाई है, उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है, उसने अप्लाई किया था 300 के लिए, तो उसको अलॉट तो उससे कम हुए होंगे। समझ आ रहा है? ऑपोजिट डेटा दे रखा है। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये वाला सेम फ्लो यहाँ लगा दिया, सम गलत। तो सब कुछ आपके सामने है, बस वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि ध्यान देता है पढ़ने में, कि एक लाइन पढ़ के दूसरी अज्यूम कर लेता है। जहां आपने अजम्पशन करना, जज करना शुरू कर दिया, वहां सम गलत हो जाएगा। एक में ये वाला अमाउंट दिया, एक में ये दिया, यहाँ से ये निकालोगे तो फर्क आएगा, यहाँ से ये निकालोगे तो फर्क आएगा। समझ आ रहा है? इसलिए दोनों में चीजें जो है डिफरेंट जा रही है। नेक्स्ट, ही ऑल्सो फेल टू पे द कॉल मनी। कोई बात नहीं, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एज फुल्ली पेड एट ₹36 per share. Assume that the excess received on application is to be adjusted towards the share capital account first. ये बात क्यों बोली समझ आई? जो भी एक्सेस रिसीव हुआ है वो पहले शेयर कैपिटल में एडजस्ट होगा, फिर बाकी का वो प्रीमियम में एडजस्ट होगा, क्योंकि यहाँ सब मिक्स आया है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड प्रीमियम साथ में आया, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड प्रीमियम साथ में आया। तो यहाँ पे जिसने भी एप्लीकेशन मनी प्लस प्रीमियम दिया है, उसने अगर कुछ सरप्लस दिया है तो अगले कॉल में एडजस्ट करना है ना,
दो ही तो कॉल है यहाँ पे, एक अलॉटमेंट एप्लीकेशन, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन में जो भी एक्स्ट्रा आया होगा वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अगेन दो ऑप्शन होंगे। बोले सर उसको कैपिटल में गिने कि प्रीमियम में गिने या रेशियो में गिने, तो उन्होंने बोला पहले कैपिटल में गिनना। तो जितना भी एक कॉल पे सरप्लस आया जो दूसरे में आपको वर्किंग नोट 1 में दिखाते हो उसको पहले कैपिटल के सामने एडजस्ट करना, उसके बाद कुछ बचे तो प्रीमियम कंसिडर करना, रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप रेशियो ले लोगे। बात समझ आ रही? तो उन्होंने बोला कैपिटल में एडजस्ट करना, ये क्लैरिफाई कर दिया है। तो जहाँ पे जरूरी होगा वो क्लैरिफिकेशन देंगे ही, अननेसेसरी अजम्पशंस नहीं कराते, क्योंकि जितना अजम्पशन कराएंगे ना उतने वेराइटी के आंसर जाते हैं। चेक करने वाले के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि सॉल्यूशन की एक होती है, उसमें ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन कितने ऑल्टरनेटिव डालेंगे, तो बेटर है कि आप पहले ही क्लियर कर दो क्या करना है। अब जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, ओपनिंग बैंक बैलेंस बोला है, वो बैंक अकाउंट बनाने वाला पार्ट अलग है, उसकी जरूरत नहीं है, पहले अपने को जर्नल एंट्रीज और ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। सम समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ है? अभी ये सम मत स्टार्ट करो, अभी अपन ने जो सम्स कर लिए प्रैक्टिस, घर जाके एक बार उसको रिकॉल करके थोड़ा माइंड फ्रेश करके जब पढ़ने बैठोगे आज के दिन में, जब भी ब्रेक लेने के बाद, तब ये सम से शुरू करना, फिर देखना कितना बनता है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो कल मैं वापस यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करके देख लो, अगर बन गया तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई चीजें पता चल रही है। क्योंकि अभी तक जो सम्स की है उससे एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, उन्होंने और कॉम्प्लिकेट करने की ट्राई की है, बट इतने सम्स करने के बाद आपका भी थोड़ा जो है वो लेवल अपग्रेड हो गया होगा, तो कोशिश कर सकते हो। ठीक है, हाँ होमवर्क वाले डाउट्स फिर कल साथ में करा देता हूँ, ये कंपनी लॉ फिर रह जाएगा, इसलिए ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर आपके लिए, करवाने तो है ही, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो 12th सम तक तो आप आ ही गए हो, बस तो कल आपके डाउट्स ही बचे इसमें 1 to 12 में, कल ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। अपने नोट्स के हिसाब से क्या कंटेंट बचा है इसमें, 4 फीचर री इशू वाला तो हो ही गया ना पूरा। ठीक है, कल आपके ये सम्स खत्म होते ही अपना 4 फीचर री इशू ये सब पूरा कंप्लीट है। उसके बाद जो टॉपिक्स है वो दूसरे हैं, बाईबैक है, प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब इस चैप्टर के मिसलिनियस टॉपिक्स हो गए वैसा। तो फिर मैं परसों जो है वो वाले टॉपिक्स लूंगा, उसमें सम्स भी कम है और लिमिटेड पूछे हुए हैं, तो खत्म हो जाएगा फिर वो। तो 1 या 2 या 3 दिन और चले गए चैप्टर, उतने में पैकअप कर लेंगे। तो समझो आपका 10 मार्क्स का कंटेंट तो कवर हो गया। ये पास्ट ट्रेंड्स में इस चैप्टर में से 10 to 15 मार्क्स का पूछा हुआ है, तो एनीवे एग्जाम में वो चीज़ कंटिन्यू होने के चांसेस पूरे हैं। तो जितना इन सम्स पे मेहनत कर रहे हो, समझो 10 मार्क पक्के कर रहे हो एग्जाम में, तो एफर्ट पूरा करना। यही सम्स होते हैं जिनमें से मार्क्स निकलते हैं। बड़ा सम जब हाथ में आ जाए पेपर में और आपको आता हो, तो वो एक ही सम में ना आपका पूरा एवरेज चेंज कर देता है। 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन अगर सही पढ़ के एंड तक, और आपको पता है कि हाँ पूरा कैलकुलेशन ठीक जा रहा है, तो वो रिलीफ ही अलग है, क्योंकि 8 to 9 मार्क्स उसमें मिल ही जाएंगे आपको। उसके बाद एग्रीगेट 40 मार्क लाना तो कोई प्रॉब्लम बचा ही नहीं है, और 50 का एग्रीगेट भी आराम से बन जाता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल पेपर में जितना एक्स्ट्रा निकलेगा, आप रिजल्ट के दिन देखना आपको काम आएगा। तो इसको पूरा बोले अटैक करो सब्जेक्ट के ऊपर, इसमें अपना एग्जामिशन लेवल तक अगर जा सकता है, बाकी तीनों पेपर में आपका 45-48 का भी एवरेज होगा ना, तो भी एग्रीगेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि थियरी है, थियरी में श्योरिटी नहीं होती है, प्रैक्टिकल में होती है। तो इसको पकड़ के रखो, एक एक सम पे मेहनत करो, जितना हो सकता है सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना के जाओ। भले आपको प्रैक्टिकल के मामले में ऐसा लगता भी हो कि मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी सीख लो ना, पूरा जीरो से ही करवा रहा हूँ। अब इसमें से कुछ चीजें आपने 12th में पढ़ी भी होंगी, बट मैं वो अजम्पशन पे नहीं चल रहा हूँ, तो वापस मौका मिल रहा है पूरा बेस से सीखने का। एक एक एंट्री आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल भी अपन ने 45 मिनट 50 मिनट्स में खाली एक सम डिस्कस किया है। इतना आराम से चल रहा हूँ, उसका रीजन ही वही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, आप यहाँ से सीख लो। तो मौका अभी भी है, क्विट मत करना उसको। क्लियर है?